नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोटेक क्लासेज में। और आज हम IT इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास शुरू करें। अगली क्लास है। तो कल हमने पढ़ा जैसे पदार्थ की परमाणु संरचना और विद्युत धारा के बारे में, उसका आज का आगे का टॉपिक हम करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की हम नोट्स के रूप में क्लास तैयार करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं विद्युत धारा। जैसे विद्युत धारा किसको बोलते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो विद्युत धारा जैसे किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन, पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन जब अपने नाभिक के प्रति उनका आकर्षण बल का मान कम होता है तो उनको एक थोड़े से बल के द्वारा खिसकाया जा सकता है। तो विद्युत पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उनके नाभिक के प्रति आकर्षण बल का मान कम होने के कारण, साथ में नोट्स बनाते रहना दोस्तों, कम होने के कारण नाभिक के प्रति उनका आकर्षण बल कम होने के कारण थोड़े बल के द्वारा खिसकाया जा सकता है। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के खिसकने को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, यानी खिसकाया जा सकता है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के, पूरी बात अपने लिख लेना दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों में शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा हम कहते हैं। तो बात करते हैं विद्युत धारा का प्रतीक। प्रतीक क्या होगा विद्युत धारा का, आई होगा। और मात्रक क्या होगा दोस्तों, धारा का मात्रक होगा एम्पियर होगा। और एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं धारा की दिशा पर, यानी धारा की दिशा। तो धारा की दिशा हमें पुरानी जैसे किताबों में पढ़ते हैं कि धारा की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा की बात करें तो प्रवाह किसी वस्तु का तभी होता है जब उसके पास किसी चीज की अधिकता हो, यानी अधिकता से कमी की ओर। तो इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश की अधिकता होती है, आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर। तो धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो गई, यानी प्लस धारा होगी प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया माइनस से प्लस की ओर। तो इसमें धारा की दिशा देकर इलेक्ट्रॉनों की दिशा भी हमें ज्ञात कर सकते हैं। और इसका क्वेश्चन हमें एक दूसरे के विपरीत पूछा जाता है, कभी धारा की दिशा तो कभी इलेक्ट्रॉनों की दिशा से पूछ ली जाती है। आगे हम बात करेंगे एक एम्पीयर की परिभाषा क्या होती है। तो प्लीज दोस्तों जो भी आपका डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। और हरियाणा लाइनमैन में जो साथी तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा एससी के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और थ्योरी हमें एग्जाम तक नोट्स के रूप में प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से करेंगे, जब अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे बात करते हैं एक एम्पीयर की परिभाषा। राइटिंग अगर समझ में ना आए तो दोस्तों साथ में बोल रहा हूँ, उसको सुनने की कोशिश करना। एक एम्पीयर की परिभाषा की बात करें तो क्या होता है, यदि किसी बिंदु से एक सेकंड में यदि 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाहित हो, 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान है वो 1 एम्पीयर होता है। 1 एम्पीयर की परिभाषा दोबारा सुनते हैं। यदि किसी बिंदु से एक सेकंड में यदि 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इतनी मात्रा में, ये आंकड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन में, कि 1 एम्पीयर की परिभाषा में हमें कितने अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो हमें उससे 1 एम्पीयर बोलेंगे। तो इतने अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो हम उसको 1 एम्पीयर बोलते हैं। आगे की भाषा लिख लेना पूरी। 1 एम्पीयर के बाद में हम पढ़ेंगे जैसे एक होता है एक एम्पीयर की रासायनिक परिभाषा। 1 एम्पीयर की रासायनिक परिभाषा। तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट के घोल में इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि सिल्वर
नाइट्रेट के घोल, सिल्वर नाइट्रेट का कौन सा घोल होता है, AgNO3 के घोल में अगर 1 सेकंड के लिए डीसी धारा प्रवाहित करवाई जाए तो कैथोड पर यदि 0.00118 ग्राम, इसके आगे की बात मैं ऊपर लिखता हूं दोस्तों, यानी सिल्वर नाइट्रेट के घोल में यदि 1 सेकंड समय के लिए अगर डीसी धारा का मान अगर 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करवाया जाए तो कैथोड पर चांदी का ये द्रव्यमान है दोस्तों 0.00118 ग्राम चांदी एकत्रित हो तो उस धारा को क्या बोलेंगे, एक एम्पीयर की रासायनिक परिभाषा बोलते हैं। तो अब आगे की बात पूरी लिख लेना दोस्तों, शॉर्ट में हम बात करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो इस कारण। तो इसे हमें कई बार परीक्षा पूछ लेता है, एक अंतरराष्ट्रीय परिभाषा भी बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय परिभाषा भी इसको रासायनिक परिभाषा को बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे एक धारा का एम्पीयर के बल का नियम होता है। पहले हमने धारा का पढ़ी, तो धारा का 1 एम्पीयर है और 1 एम्पीयर की परिभाषा के बाद में होता है 1 एम्पीयर का बल का नियम। तो इस नियम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि निर्वात में स्थापित दो चालक जिनके लंबाई चौड़ाई दोनों की समान है। निर्वात में स्थापित दो चालक हैं, दो चालकों में यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित करवाई जाए तो उनके मध्य आकर्षित बल का मान है वो 2.6 इंटू 2.7 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन बल के द्वारा आकर्षित बल का मान हो न्यूटन बल हो तो उनके मध्य धारा का मान 1 एम्पीयर होगा दोस्तों, यानी उसके मध्य धारा का मान है वो 1 एम्पीयर होगा। पूरी भाषा लिख लेना दोस्तों। जैसे समान चालकों की बात करें तो जैसे दो चालक हैं, समान लंबाई और समान मोटाई के हैं, अगर इनमें धारा प्रवाहित हुई प्लस से माइनस की ओर, दोनों में समान दिशा में प्रवाहित है धारा है प्लस से माइनस की ओर, तो इन दोनों का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा, N और S। इसमें भी किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होगा, N और S। तो आपको पता है आगे चुंबक में हम बात करेंगे समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को किस प्रकार वो आकर्षित करते हैं। तो N से S की ओर जब धारा प्रवाहित होती है, दोनों का समान चुंबकीय क्षेत्र यानी जुड़ने वाला स्वभाव का हो गया, तो इनके मध्य अगर 2.7 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन का बल के द्वारा यदि एक दूसरे को आकर्षित करे, प्रतिकर्षित नहीं करे, आकर्षित करना चाहिए। प्रतिकर्षित कब करेगा बात करेंगे, तो समान दिशा में है तो एक दूसरे को इतने बल के द्वारा आकर्षित करेगा तो उनके मध्य धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पीयर होगा। और प्रतिकर्षित कब करता है बात करते हैं, समान में विपरीत दिशा में अगर धारा प्रवाहित होती हो, यानी यहाँ पर जैसे विपरीत दिशा में दोनों में धारा प्रवाह होगी तो इसके बीच चुंबकीय क्षेत्र उसी प्रकार बनाते हैं N और S। तो इसमें धारा विपरीत है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी विपरीत बनेगा, जैसे यहाँ पर S और N। तो चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार समान जो ध्रुव है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे।
ये हुआ एम्पीयर के बल का नियम। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, एक होता है आवेश। आवेश किसको बोलते हैं? तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को पूरी देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसके बाद बात करते हैं आवेश की। आवेश, इसे विद्युत ग्राह्यता भी बोलते हैं, यानी विद्युत की मात्रा होती है। जैसे क्यू, आवेश का प्रतीक क्या होता है? क्यू, यानी आवेश का मात्रक कूलाम, आगे बात करेंगे। और क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। किस प्रकार हुआ? तो आवेश यानी विद्युत ग्राह्यता, यानी विद्युत ग्राह्यता कहते हैं। विद्युत ग्रहण करने की जो क्षमता होती है पदार्थ की, उसे विद्युत ग्राह्यता भी बोलते हैं। यानी किसी एक सेकंड समय के लिए किसी बिंदु से एक सेकंड समय में, एक सेकंड में यदि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उसके द्वारा उस पदार्थ के द्वारा एकत्रित की गई हो तो उस पदार्थ की एकत्रित की गई विद्युत की मात्रा, एकत्रित विद्युत की मात्रा को क्या बोलते हैं? हमें उसका आवेश बोलते हैं। इसे विद्युत ग्राह्यता भी बोलते हैं। और इस प्रकार अब क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। आवेश का मात्रक की बात करें, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी आवेश को हम कूलाम में मापते हैं। और कूलाम का प्रतीक होता है क्यू, कूलाम का क्यू। और जैसे 1 सेकंड समय में, यानी यहाँ पर हो गया समय टी 1 सेकंड, और 1 एम्पीयर की धारा, यानी ये होगी धारा क्यू बराबर आई इंटू टी, यानी दोनों का गुणा करना होता है जब आवेश की मात्रा हमको ज्ञात करनी होती है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं एक विद्युत वाहक बल। एक होता है विद्युत वाहक बल। किस प्रकार होता है? विद्युत वाहक बल की बात करें, जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करवाने के लिए एक बल लगाया जाता है, वो बल किसके माध्यम से पैदा होता है? वो कहीं से तो वो पैदा होगा, उसी की हम बात करते हैं, वो किसके माध्यम से पैदा होता है? यानी विद्युत वाहक बल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करवाने के लिए जो बल लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी धारा को उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तब प्रवाहित होंगे जब उन पर कोई बल लगाएंगे। तो बल कब लगाएंगे? बल किसके माध्यम से पैदा होता है? इसकी बात करें तो लगाएंगे तो विद्युत वाहक बल कहते हैं। और बल है वो किसके माध्यम से पैदा होता है? जैसे बैटरी हो गया, कोई सेल हो गया, और डायनमो हो गया, जो गाड़ियों में लगता है डायनमो हो गया, अल्टरनेटर हो गया। इस प्रकार बहुत माध्यम होते हैं विद्युत वाहक बल पैदा करने के। और इसके बाद में हम बात करते हैं 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल। 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल। तो 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल कब पैदा होगा? यानी कोई एक चालक है, एक चालक के दोनों सिरों पर यदि चालक के दोनों सिरों पर यदि एक सेकंड समय में, एक सेकंड समय में दोनों सिरों पर यदि 1 सेकंड समय में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने से यदि 1 वाट की शक्ति उत्पन्न करा दे, 1 वाट की शक्ति उत्पन्न करवा दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल बोलते हैं। यानी P बराबर, एक सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई, यानी शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है वोल्टेज इंटू धारा। तो ये इसी नियम से निकल कर आता है सूत्र। यानी एक चालक के दोनों सिरों पर यदि 1 सेकंड समय में 1 एम्पीयर की धारा अगर प्रवाहित करवाई जाए तो उसके मध्य पैदा होने वाले
1 वाट की शक्ति उत्पन्न कराई जाए तो इसको हम 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। तो आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हुआ और जो हरियाणा में जो आगे एग्जाम है जैसे एएलएम के लिए और एसओ डब्ल्यूपीओ एसए के लिए, तो इनमें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। तो आगे हम पूरी क्लासें पूरी करेंगे। तो विभवांतर की बात करें तो विभवांतर किसको बोलते हैं? तो मुख्य स्रोत पर उपलब्ध वोल्टता, मुख्य स्रोत पर उपलब्ध वोल्टता में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर बोलते हैं। जैसे कोई स्रोत हुआ, मुख्य स्रोत पर उपलब्ध वोल्टता में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। जैसे कोई स्रोत हो गया, ये हमारा सेल या कोई बैटरी हो गया, इसके दोनों सिरे हो गए प्लस और माइनस, इनके द्वारा में के विद्युत सप्लाई और लोड को दी। लोड हमारा हो गया जैसे लैंप हो गया। तो पहले जैसे इसका विद्युत वाहक बल का मान है वो 2 वोल्ट था, तो लोड लगाने के बाद में जो इसका विद्युत वाहक बल है वो 2 वोल्ट से घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना जाएगा? 1.5 1.8 वोल्ट, कितना भी 1.8 1.7 6 कितना भी होगा, लेकिन 2 वोल्ट से कम होगा। तो पहले इसकी वोल्टेज कितनी? 2 वोल्ट। इसको लोड लगाने के बाद में यानी मुख्य स्रोत पर वोल्टता में अंतर यानी विभवांतर बोलते हैं। जब लोड आरोपित करने पर स्रोत में वोल्टता का अंतर विभवांतर होता है। और विभवांतर का मान है वो ईएमएफ से कम होता है। ईएमएफ किसको बोलेंगे? ईएमएफ होगा 2 वोल्ट। पहले तो इसका ईएमएफ था 2 वोल्ट और जो बाद में अंतर आया वो हो गया विभवांतर। समझ गए दोस्तों? अगर जो भी आपका डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, हर एक दोस्त का रिप्लाई वो किया जाएगा। तो विभवांतर की बात की, हम आगे बात करते हैं विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर क्या होता है। इसमें अंतर की बात करें तो दोस्तों जैसे विभवांतर हो गया, हमने बात की, और विद्युत वाहक बल की पहले हमने बात की। तो अंतर की बात करें तो यदि किसी जैसे धारा का मान शून्य हो जाने पर विभवांतर का मान है वो क्या होता है? विभवांतर का मान है वो शून्य हो जाता है। लेकिन विद्युत वाहक बल का जो मान है वो शून्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। विद्युत वाहक बल का मान शून्य हो या 0 हो, शून्य हो, यह जरूरी नहीं है। तो देखते हैं कैसे। जैसे हम किसी वस्तु का जैसे प्रतिरोध R ज्ञात करते हैं। R बराबर क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार V इंटू आई होता है। ओम का नियम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे वोल्टेज थी पहले 2 और धारा का मान था भी 2, तो पहले प्रतिरोध का मान कितना आया? 2 इंटू 2 4 आया। इसके बाद में इसे धारा का मान इसे के हिसाब से शून्य करे तो वोल्टेज कितनी है? 2, लेकिन इसका धारा का मान हो गया 0, तो उत्तर कितना आया? 0। लेकिन धारा का तो मान शून्य हो गया, लेकिन जो अंतर था यानी विभवांतर का मान कितना हो गया? इन दोनों का अंतर क्या हो गया? 0। लेकिन विद्युत वाहक बल जो ईएमएफ था वो कितना पड़ा है अभी? ईएमएफ तो अभी तक 2 ही पड़ा है, लेकिन धारा का मान शून्य होने का कारण है विभवांतर का मान दोनों का 0 हो गया, लेकिन ईएमएफ का मान है वही 2 पड़ा है। तो विभवांतर का मान 0 होता है, लेकिन विद्युत वाहक बल का मान कभी 0 नहीं होता। और एक और नोट लगाकर लिखने वाली बात है दोस्तों, यानी धारा प्रवाह के बिना वोल्टता
हो सकती है। धारा प्रवाह के बिना वोल्टता हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, लेकिन वोल्टता के बिना धारा प्रवाह संभव नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। विभवांतर के बाद मैंने पढ़ी धारा प्रवाह के बिना अगर वोल्टता हो सकती है, लेकिन वोल्टता के बिना वो धारा प्रवाह संभव नहीं है। और आगे हम बात करेंगे, एक होता है प्रतिरोध। धारा के बाद धारा हमने पढ़ ली और अब बात करते हैं प्रतिरोध पर। तो प्रतिरोध किसको बोलते हैं दोस्तों? तो प्रतिरोध उसका विभवांतर का कुछ एक दो बातें रहेगी, जैसे विद्युत वाहक बल हो गया, विद्युत वाहक बल को हमें प्रतीक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का प्रतीक ई होता है। और मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है वोल्ट। और अगर वोल्ट का प्रतीक पूछा जाए, इन शब्दों के हेरफेर से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और पूछे भी गए हैं। आजकल जो एग्जाम बढ़ते हैं वो इन्हीं शब्दों के हेरफेर के माध्यम से पूछते हैं। जैसे विद्युत वाहक बल का प्रतीक हो गया ई, और विद्युत वाहक बल का मात्रक हो गया वोल्ट। और हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत वाहक बल के मात्रक का प्रतीक क्या है, यानी मात्रक हो गया वोल्ट, तो वोल्ट का प्रतीक हो गया वी, हम लगा के आएंगे ई। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, लेकिन हमको ये लगाना है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि विद्युत वाहक बल के मात्रक का प्रतीक, यानी मात्रक वोल्ट का प्रतीक वी हो गया, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रतिरोध। तो किसी वस्तु का, जैसे प्रतिरोध हम किसको बोलेंगे? तो किसी पदार्थ द्वारा अपने में या समय में से, पदार्थ द्वारा स्वयं में से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध उसका प्रतिरोध कहलाता है। यानी धारा के मार्ग में प्रस्तुत की गई बाधा को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करें प्रतिरोध का मात्रक का, आपको पता है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ओम का प्रतीक होता है इस प्रकार, ओम का प्रतीक होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक अंतरराष्ट्रीय ओम की। एक अंतरराष्ट्रीय ओम, जिस प्रकार एक अंतरराष्ट्रीय एम्पीयर पड़ा, उसी प्रकार होता है एक अंतरराष्ट्रीय ओम। यानी एक पारे के 106.3 सेमी लंबे स्तंभ का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव्यमान 14.4521 ग्राम हो तो उस प्रतिरोध का मान वो एक अंतरराष्ट्रीय ओम होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके बाद में हम पढ़ेंगे चालकता, और इसके जितने भी आगे क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।